हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो वीडियो है ये खास करके जो लोग BAMS कर रहे हैं, BHMS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि फार्मेकोलॉजी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा जो फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, फार्मेकोलॉजी, इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, फार्मेकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस है, हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जो लोग आगे जाके मॉडर्न प्रैक्टिस करने वाले हैं या फिर आगे जाके अपना मदर सब्जेक्ट यानी कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या फिर यूनानी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो लोग के लिए फार्मेकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो लोग मदर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करने वाले, वो लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा वो सब मॉडर्न का मेडिसिन लेके आता है, तो हम लोग को इसलिए पता होना चाहिए कि कौन कौन सा वो मेडिसिन ले चुका है। ठीक है, जिसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथी में ऐसा कौन सा मेडिसिन देंगे जो उससे थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखाए या फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम पे ज़्यादा अपना, ये हम लोग इसका नॉलेज हम लोग को क्या करता है, लॉजिकल वे में और ड्रग कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए, इसमें मदद करता है। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो फार्मेकोलॉजी में सबसे पहला हम लोगों को ड्रग का क्लास पता होना चाहिए कि ये ड्रग कौन से क्लास का है। वो ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव है, अगर एंटी हाइपरटेंसिव है तो एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सा क्लास है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर है, कौन से क्लास का है उसका बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, कौन सा ड्रग है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो क्लास हम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद वो जो ड्रग है वो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा जिससे समझ में आएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार क्या होता है, जब भी लॉकडाउन के टाइम पे मेरा जहाँ पे पोस्टिंग था, एक रिमोट प्लेस पे मेरा पोस्टिंग था। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, रात को 11 बजे के करीब एक पेशेंट आता है ब्रेथलेसनेस का कंप्लेन लेके, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होता है। तो ऐसे देखने के बाद मेरे को समझ में आएगा कि ये शायद ये अस्थमा का या फिर COPD का पेशेंट ऐसा हो सकता है। तो जब भी वो पेशेंट आता है तो उस टाइम पे हम लोग को भी ऐसा था कि ज़्यादा पेशेंट के नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि वो कोविड हो सकता है। अप्रैल और मई के बीच का बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग के मन में भी डर था कि पेशेंट के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो वो पेशेंट जब भी आता है तो उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, जो ब्रेथलेसनेस का कंप्लेन कर रहा है, अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे हम लोग का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्या होता है, नेबुलाइजेशन। अगर उसको हम लोग बीटा एगोनिस्ट, मतलब अस्थमा के में क्या होता है, जो हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, लंग्स में जो ब्रोंकाई होता है वो सब क्या होता है, उसमें स्पाज्म आ जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोग अगर कोई ऐसा ड्रग देंगे जो क्या करता है, बीटा रिसेप्टर पे काम करता है, किस पे, बीटा 2 पे काम करता है। तो बीटा 2 क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स का डायलेशन का काम करता है, क्या करता है, ब्रोंकाई डायलेशन का काम करता है। अगर ये ड्रग देंगे तो क्या होगा, लंग्स डायलेट हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो नेबुलाइज करते हैं, तो नेबुलाइज में हम लोग जो भी ड्रग यूज करते हैं वो सब क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंका डायलेट होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो दुर्भाग्य से उस टाइम पे वहाँ पे लाइट चला गया था। लाइट जाने की वजह से जो नेबुलाइजेशन मशीन है वो वहाँ पे हम लोग चला नहीं सकते। ठीक है, तो पेशेंट का जो मेन ट्रीटमेंट था वो नेबुलाइजेशन था, और वहाँ पे उतने सारे मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे इमरजेंसी जो कि मैं उसको दे सकूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, एक सिरप था, कफ सिरप था, जिसके अंदर सल्ब्यूटामॉल का कंटेंट था। तो जो सल्ब्यूटामॉल है वो क्या है, ब्रोंको डायलेटर है, ये मेरे को पता है। तो मैंने क्या किया, कफ सिरप लिया, वो कफ सिरप जो था वो मैंने 20 ml उस पेशेंट को दिया। तो जैसे ही 20 ml मैंने उस पेशेंट को दिया तो क्या हो गया, उसके अंदर जो सल्ब्यूटामॉल जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन का काम करता है। तो उस टाइम पे पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रीटमेंट क्या था, हम लोग को नेबुलाइजेशन देना था या फिर जो बीटा एगोनिस्ट जो भी ड्रग रहता है वो देना था मुझे। ठीक है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, कफ सिरप में जो सल्ब्यूटामॉल था वो कफ सिरप सेलेक्ट किया और उसको पेशेंट को दिया, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ, ब्रोंकाई डायलेट हुआ और उसको रिलीफ मिला, और उसका जो ब्रेथलेसनेस था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। फिर बाद में वो पेशेंट को हम लोग ने वहाँ से शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कितना बड़ा रोल है, देखो आप। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब अपने को पता होता है तो हम लोग ड्रग के साथ में खेलते हैं। समझ में आ रहा है कि ये ड्रग कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ड्रग का डोज, ड्रग का कौन कितना अमाउंट में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए।
डोज और रूट, कि उसको आईवी रूट से देना है, ओरल रूट से देना है, कौन से रूट से देना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके साथ में ड्रग का इंडिकेशन, ठीक है, कौन से डिजीज में ड्रग देना है उसका इंडिकेशन भी हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पता होना चाहिए कि किस में इसको नहीं देना है। नहीं तो कुछ कुछ ड्रग ऐसा होता है अगर जिस पेशेंट को नहीं देना चाहिए अगर उसमें हम लोग देंगे तो क्या होगा, डिजीज और प्रोग्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी अस्थमा का पेशेंट है, उसमें अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, ये पेशेंट और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग को कौन सा ड्रग देना है, ऐसा ड्रग जो क्या करता है, बीटा का काम बढ़ाता है। अगर हम लोग ऐसा ड्रग दे देंगे जो बीटा का काम कम करता है तो पेशेंट और वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सा डिजीज में हम लोग को ड्रग नहीं देना चाहिए। फिर वो ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। इतना नॉलेज जब हम लोगों को होगा तो हम लोग आराम से मैदान में बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम लोग पेशेंट को बोल सकते हैं कि मैं ही तुम्हारा वो डॉक्टर हूँ जो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाला है, तुमको तुम्हारा जान बचाने वाला है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए फार्मेक का नॉलेज होना एकदम इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो फार्मेकोलॉजी है ये पूरा का पूरा, इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर है, मौर्य पब्लिकेशन ये ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इसका मेरा पूरा लेक्चर का सीरीज़ है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसका फार्मेकोलॉजी का जो प्राइस रखा मैंने बहुत ही कम रखा है, आराम से आप उसको देख सकते हो। प्लस नोट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, नोट्स आपको कोरियर करके आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। और कुछ दिन के बाद मेरा खुद का फार्मेकोलॉजी का बुक भी आने वाला है, तो भी अमेजोन पे अवेलेबल होगा। तो इसीलिए फार्मेक का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।